पर्वत के पास ही एक समुद्र था। वहाँ भूरा अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था और वो नमक चुन के बेचने का काम किया करता था। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो ला 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 ला। भूरा हमेशा की तरह समुद्र के तट पर नमक बिनने चला गया। नमक बिनकर उसे छानकर वो उसे छोटे छोटे दामों में बेचा करता था। बताओ लंबरदार भाई, कितने में खरीदोगे आज मेरा नमक? जितने में रोज खरीदता हूँ उससे 10 आने कम, और कल से शायद और दाम गिर जाए। अगर दाम हमेशा कम होते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? घर पे मेरा एक बच्चा भी है जो छोटा सा भी है, कुछ तो पैसे बढ़ाइए। भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो सब ऊपर के कारोबारी करते हैं, हमें उन्हें भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। आपके पास कोई और काम है तो मुझे दे दीजिए ना आप। मेरे पास कोई काम होता तो मैं नहीं कर लेता, पूरे दिन नमक में रह रह कर मैं भी परेशान हूँ। भूरा पहले से ही नमक ज्यादा दामों पर न बेचने की वजह से बहुत परेशान था। उतरे में ही वहाँ पर एक चौकीदार आया और उसे कहने लगा, ऐसा चुप चुप कर मत तो भागो, मैंने तुम्हें मुंह छुपाते हुए देख लिया है। अरे नहीं साहब, मैं क्यों भागूं? मैं तो अपना अब पसीना पहुंच रहा था। आप खामखा शक कर रहे हैं, सिर्फ काम की बात करता हूँ। हफ्ता निकालो, हफ्ता। हाँ ये लीजिए पूरे 500 रुपए। भूरा ने उस दिन जितने भी पैसे कमाए थे सारे ही उस चौकीदार को दे दिए और बचे हुए 100 रुपए के खाने का कुछ राशन ले लिया और घर चला गया। आप ये जो रत्ती भर का खाना लेकर आए हैं, इससे किसका पेट भरेगा? और बेतुके काम करना बंद कर दीजिए आप और चलिए आप मेरे मायके, मैं आपको वहाँ कोई न कोई नौकरी दिलवा दूंगी। जो खाया है खा लो भाग्यवान। मुझे पता है तुम्हारे ससुराल में कैसे लोग हैं और उनका क्या कहना है। उस दिन न्योता में बुलाकर भंडारे में घुसा दिया, कह दिया खाना खा लो। ये भी कोई बात हुई भला? भट्टी में जाइए आप, मुझे क्या, मैं तो बस अपने जज्बात बता रही थी आपको। उसी रात जंगल के कुछ डाकू उस गांव में आ गए जो कि शहर से हीरे चुरा कर लाए थे और वो समुद्र के पास एक झाड़ी के पीछे छिप गए। इन हीरो को हमें कहीं छुपाना होगा वरना हमें पुलिस पकड़ लेगी। जी सरदार, पुलिस वालों के डंडे बेहद जोर से लगते हैं, लेकिन हम इन हीरो को छुपाएंगे कहाँ? आप सब फिक्र ना करें, सामने ही नमक का ढेर लगा हुआ है। इन हीरो को नमक के ढेरों में डाल देते हैं। वैसे भी छोटे छोटे हीरे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सरदार और उसके चेलों ने छोटे छोटे हीरों के टुकड़े नमक में मिला दिए और वो लोग पुलिस से डरकर भाग गए। अगले दिन जब भूरा नमक इकट्ठा करने वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखों में उनकी चमक पड़ी। ये ढेर कुछ अजीब सा लग रहा है, इतना तहलका किसने मचा दिया? यहाँ सब दिख रहा है। भूरा वहाँ जाकर नमक चुनने लगा बाजार में बेचने के लिए। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए छोटे से टुकड़े पर पड़ी। ये चमकता हुआ नमक, ये कैसा नमक है? बेहद तेज चमक रहा है, ये हीरा तो नहीं है। भूरा उस हीरे के टुकड़े को लेकर वहाँ से चला गया और एक जौहरी के पास जाकर उस टुकड़े को उसे दिखाता है। मूलचंद जी, ये बताइए ये हीरे कितने में लेंगे आप, और ये हीरा है कितने का? होश में तो हो, नमक बेचने की जगह सोने भी लगे हो तुम तो। हीरा और वो भी तुम्हारे पास, ये देखिए तो सही। भूरा मूलचंद को हीरे दिखा देता है, जिसे देखकर मूलचंद जौहरी एकदम हैरान रह जाता है और कहता है, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? इस छोटे से हीरे की कीमत पूरे 1 लाख है, तुम्हें ये किसने दिया? वो सब आप छोड़िए ना और बताइए कि हीरे खरीदेंगे या नहीं, वरना मैं कहीं और जाता हूँ। तुम यही रहो, मैं पैसे लेकर अभी आया, बस कहीं बेचना नहीं। मूलचंद ने भूरा को पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। भूरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कई सारे गहने, कपड़े और कई सालों तक का घर का राशन लेकर वो अपने घर चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा, भाग्यवान, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ये देखो इतने सारे पैसे आ गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना है ये। कहीं आप चोरी वोरी तो नहीं करने लगे ना जी? कहीं आपने डकैती का काम तो नहीं शुरू कर दिया? कहाँ से आए आपके पास इतने पैसे?
तब जाकर भूरा अपनी बीवी को सारी सच्चाई बताता है और तब रेशमा कहती है, अरे पगलू, एक हीरे के अगर 1 लाख मिल गए तो सोचिए अगर हमारे पास सारे हीरे हुए तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन और हीरे हम लाएंगे कहाँ से? हमें उसी ढेर के पास चलकर देखना चाहिए। रेशमा और भूरा उस हीरे के नमक यानी समुद्र के तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर नमक में से हीरे ढूंढने लगते हैं और उन्हें कई सारे हीरे मिल जाते हैं। उतने में ही वहां पर पुलिस वाले आते हैं जिनकी कैद में वो डाकू रहते हैं। बताओ तुम्हारा सरदार कौन है? बताओ कौन है तुम्हारा सरदार? ये खड़ा है ना आपके सामने, भूरा है हमारा सरदार। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे भोला भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो? अब हमारा भांडा फूट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भूरा के घर चलकर देख लीजिए और उसके हाथ में अभी भी हीरे हैं। उतने में ही वहाँ पर एक हवलदार आया और कहने लगा, जी इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है। भूरा के घर में सोने के गहने और कई सारे बेशकीमती सामान मिले हैं। हवलदार की इतनी बात सुनते ही पुलिस ने भूरा और रेशमा को कैद खाने में कैद कर लिया और उन्हें वहां डाकुओं के साथ बंद कर दिया। हे भगवान, ये कैसी नाइंसाफी है। दूसरों का इल्जाम हम पर लग रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इन डाकुओं ने ऐसी साजिश हमारे साथ ही क्यों की, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें मायूस देखकर डाकू का चेला बोला, लगता है तुम अब तक समझ नहीं पाए। हमने साजिश के लिए तुम्हें यहाँ फंसा दिया है। हमारा सरदार बनकर तुम यहाँ पर उम्र भर कैद रहोगे और हम कुछ महीनों में ही छूटकर यहाँ से चले जाएंगे। बड़ा बेवकूफ है ये। भूरा उन डाकुओं के कैद में आकर फंस गया था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उतने में ही उस जेल की दीवार के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हुआ और उसमें से एक भूत निकल कर आया जो आकर कहने लगा, ये इंसान पता नहीं जेल में रोते क्यों है। मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ। इसकी तकलीफ का हल मैं दिखा दूंगा। और वो भूत जाकर भूरा से बात करने लगा। उस भूत को देखकर भूरा और रेशमा दोनों बेहद डर गए। भूत, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ वरना सब आ जाएंगे। मैं इसी जेल का भूत हूँ। कई साल पहले मुझे यही सजा मिली थी, तब से मैं बेगुनाह को यहाँ से रिहा कर देता हूँ। चलो, कम से कम एक भूत तो है जिसे हम बेगुनाह लगे। कैसे रिहा करोगे हमें? तुम दोनों को ही उस जेल में रखे हुए पानी पर ये हल्दी लगा देनी है। ये जादुई हल्दी है जिसे पीकर सारे पुलिस वाले सारा माजरा समझ जाएंगे और तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। उस मटके पर हम हल्दी कैसे लगाए? हम अंदर कैद है, आप ही लगा दीजिए ना। भूरा की बात सुनकर भूत ने मटके की पानी पर हल्दी लगा दिए और जब पुलिस वालों ने हल्दी वाला पानी पिया तो उन्हें सारी सच्चाई नजर आ गई। उन्हें सच का पता चल गया। तुम बाइज्जत बरी किए जाते हो। इन डाकुओं को सजा मिलेगी, हमें माफ करना। रेशमा और भूरा दोनों ही अपने घर चले गए और दोनों मायूस हो गए। तब उनकी नजर उनके घर पर पड़ी। उनके घर पर रखे हुए नमक चमक रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये नमक चमक क्यों रहा है? अरे, ये तो हीरो के नमक है। अब ये कैसे हुआ? ये तो नामुमकिन है। ये सब जरूर उस जेल वाले भूत के ताकत का कमाल है। उसने हमारी जिंदगी बदल दी। और क्या था, भूरे के घर में रखे हुए नमक हीरे के बन गए थे। भूरा उसे बेचकर बहुत बड़ा रईस आदमी बन गया। हीरे की नमक बेचने से उसका कारोबार धमाकेदार चलने लगा और उन पैसों से भूरा लोगों की मदद करने लगा और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। भारत के पश्चिम में एक गांव था, सोनंद, जहां भोला और सीमा रहा करते थे। भोला जंगल से लकड़ी लाने का काम करता था और सीमा घर संभाला करती थी। बारिश होने की वजह से लकड़ियों को काटने और लाने का काम मुश्किल हो गया था और उस समय पैसों की कमाई भी उतनी नहीं होती थी। भोला जंगल में घूम रहा था अच्छे लकड़ियों की तलाश में। आज तो पूरे जंगल की खाक छान ली, ये तो काम नहीं आएगा। लगता है आज
बिना लकड़ियों के ही जाना पड़ेगा। भोला दुखी होकर घर वापस जाता है। आज आप खाली हाथ आ गए? अरे हाँ, लगता है अब कोई और काम देखना पड़ेगा। वैसे भी अब इससे इतनी कमाई नहीं हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। अगले दिन जब सुबह वो लोग उठते हैं तो उन्हें गांव में एक भीड़ दिखाई देती है, कॉलेज के बच्चों की, जिसे देखकर भोला और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे आज हमारे गांव में ये बच्चों की भीड़ कैसी? हाँ, मुझे भी नहीं मालूम। मैं पूछ कर आता हूँ। भोला एक गांव वाले के पास जाकर पूछता है। अरे श्याम, ये भीड़ कैसी है भाई बच्चों की? अरे भाई, नजदीक ही बच्चों के लिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है। कॉलेज शुरू हो रहा है तो यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। हाँ अच्छा, ये तो अच्छी बात है। भोला वापस आकर सीमा को बताता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उनसे खाने के लिए पूछता है। हाँ आंटी, आज थोड़ा खाना मिलेगा क्या? हाँ आओ आओ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, आओ। सीमा उसके लिए खाना बनाती है। वो लड़का बड़े ही चाव से सीमा के हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है। खाना बहुत ही लजीज था, पेट भर गया। थैंक यू आंटी। भोला और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, पैसे क्यों दे रहे हो? ले लीजिए आंटी, वैसे भी हॉस्टल का खाना बच्चे कम ही खाते हैं, हो सकता है मैं रोज खाऊं। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे भाई सीमा, क्यों ना हम बच्चों को खाना खिलाने का काम शुरू कर दें? अब तो यहाँ बहुत बच्चे भी हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। इससे हमारे पैसों की तंगी की समस्या भी ठीक हो जाएगी। दोनों ये काम शुरू कर देते हैं। वो खाना बनाते हैं और बाहर बोर्ड पर लिख देते हैं कि यहाँ खाना मिलता है सिर्फ 50 रुपए में। ये बोर्ड देखते ही बच्चों की भीड़ उमड़ आती है। बच्चों को अपने घर में बिठाकर घर की तरह खाना परोसकर खिलाया जाता है और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत बच्चे आते हैं वहाँ, लेकिन उनके पास इतने लोगों को खिलाने के लिए ना बर्तन होते हैं और ना ही खाना बनाने का सामान। इसलिए उन्हें कई बच्चों को मना करना पड़ता था। ये देखकर उन बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बुरा सीमा और भोला को लग रहा था। उसी दिन वहाँ एक ऋषि आए खाना खाने। भोला और सीमा ने उन्हें बिठाया और अपना लजीज भोजन खिलाया। ऋषि ने भी बड़े चाव से खाया और खाने के बाद कहा, खाना बहुत लजीज है। कहो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसी तो कोई कमी नहीं है गुरुजी, लेकिन एक समस्या है। हमने बच्चों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है, लेकिन अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बर्तन और ज्यादा सामान ला सके। भोला, जंगल में एक जगह जहाँ एक खास सोने का नमक रखा है, अगर तुम उसे तलाश कर ले आ सकते हो तो ले आओ और उसको अपने खाने में तुरंत मिला दिया करो। तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी बेटा, और तुम्हारा खाना खत्म नहीं होगा कभी भी। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मगर उसे लाना और पाना इतना मुमकिन नहीं है। तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, समझ गए? आप बताइए गुरुजी, मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरी ये कोशिश से बच्चों का खाना और हमारा गुजारा हो सकता है तो क्यों नहीं। गुरुजी ने भोला को सब बताया और उस तक जाने का रास्ता और वहाँ से बच के आने का रास्ता भी। मैंने तुम्हें सब बता दिया है, मगर अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी एक चूक तुम्हारी जान ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका रास्ता बताने के लिए। आपकी दुआ से मैं जरूर सफल रहूंगा। भोला अगली सुबह जंगल के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर जाता है, वहाँ के पौधे बदलने लगते हैं। यहाँ कोई पौधे लाल तो कोई पीले रंग के होते हैं। भोला थोड़ा खौफजदा हो जाता है, लेकिन साथ में उसे आश्चर्य भी होता है। इस अलग दुनिया को देखकर वो और आगे बढ़ता है, जहाँ उसे सांपों का ढेर दिखाई देता है। उसे फिर से दहशत होती है, पर जैसा गुरुजी ने बताया था वो सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही भोला आगे बढ़ता है, वो सारे सांप एक दूसरे के पास आकर एक बड़े सांप में बदल जाते हैं। भोला ये देखकर चौंक जाता है। तभी सांप बोलता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर आगे बढ़े तो मैं तुम्हें डस लूंगा। भोला
हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे मालूम है आप हिफाजत कर रहे हैं, मगर मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं लालच से नहीं, मदद के लिए आया हूँ। मैंने और मेरी बीवी ने बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया है। खाने की कमी के कारण गुरुजी ने हमें ये रास्ता बताया है। भोला की बातें सुनकर सांप समझ गया कि उसके मन में कोई खोट नहीं है। वो सच में मदद के लिए आया है, न कि सोने की लालच में। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक शेर भागता हुआ दिखाई देता है। वो उसे अपना एहसास कराए बिना वहीं झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन शेर भी हिलता नहीं, वो वहीं रुक जाता है। इसीलिए भोला भी वहीं छिपा रहता है। रात हो जाती है। भोला और शेर अब भी अपनी अपनी जगह पर हैं। अरे ये शेर तो हिल भी नहीं रहा, मगर मैं आगे बढ़ भी तो नहीं सकता। इसके जाने के बाद ही जा सकता हूँ। कुछ वक्त बाद शेर चला जाता है और भोला वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो रात वहीं गुजारने का तय करता है। यहाँ सीमा का चिंता के मारे बुरा हाल हुआ पड़ा है। वो लगातार ऊपर वाले से विनती कर रही है। सुबह होते ही भोला वापस चल पड़ता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां सोने का नमक है। तभी उसे गुरुजी की बात याद आती है। तुम्हें वहाँ बहुत सारा सोना दिखेगा। तुम्हें बहकना नहीं है, तुम्हें बस छोटे डिब्बे में उसे ले आना है। वो चौंक जाता है। इतना सारा सोना उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तभी वो जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है और थोड़ा सा सोना उठाकर उस डिब्बी में रख लेता है। वो जैसे ही उस सोने को डिब्बी में रखता है, वो नमक बन जाता है जिसमें अब कोई चमक नहीं है। वो वापस उस सोने को छिपा देता है और वापस अपने गांव की तरफ निकल जाता है। वो जैसे ही घर वापस आता है, सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भोला उसे डिब्बा दिखाता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। उसे जैसा गुरुजी ने बताया था, चुटकी भर खाने में नमक डाल देते हैं और उसके बाद जो होता है उससे वो दोनों हैरान रह जाते हैं। बच्चे आते जाते हैं और भोला और सीमा उन्हें खाना परोसते जाते हैं, लेकिन उनके बर्तन का खाना खत्म ही नहीं होता और उन दोनों के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं और हॉस्टल की तरफ से उन्हें दावत खाना खोलने का ऑफर आता है और वो दोनों खुशी खुशी वहां के लिए अपना काम चालू कर देते हैं।